वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। उससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के एक महाजनपद डैश से होकर बहती थी। कंबोज, कोसल, मगध या फिर चंपा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मगध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद मगध से होकर बहती थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा बौद्ध धर्म के भगवती सूत्र में हुआ है। महाजनपद 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो दूसरी शहरीकरण अवधि के दौरान 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्राचीन भारत में मौजूद थे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में डैश से भाग नामक कर एकत्र किया। किसान, चारवाहा, शिल्प व्यक्त या फिर शिकारी और संग्रहकर्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसान। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र के किसानों से भाग नामक कर वसूल किया। आमतौर पर फसल कर उपज का 1/6 हिस्सा होता था। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी में शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? मगध, वैशाली, अवंती, कोसल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। 7वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से 16 प्रशासनिक इकाइयों अथवा महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये है अंग, अस्मक, चेदी, गंधार, काशी, कंबोज, कोसल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, सूरसेन, वज्जी एवं बत्स्य। वैशाली कोई महाजनपद नहीं बल्कि वज्जी संघ का एक नगर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। बौद्ध परंपरा में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी अवनीत राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवनीत राजधानी महिष्मती थी। बढ़ते हैं आगे। आजीवक एक संप्रदाय था। बौद्ध के समकालीन बौद्धों के अलग हुई एक शाखा।
चार्वाक द्वारा स्थापित संप्रदाय या फिर शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध के समकालीन। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। आजीवक बुद्ध के समकालीन एक संप्रदाय था। इन्हें न्यायतिवादी संप्रदाय भी कहते हैं। आजीवक लोग पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। बढ़ते हैं आगे। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर सिमुक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। हर्यक वंश के शासकों की पितृहंता राज्यवंश भी कहा जाता है। मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को इतिहास में पितृ यानी पिता की हत्या करने वाले के रूप में जाना जाता है। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। बढ़ते हैं आगे। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के या फिर चिनाब के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम के। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ था, जो बितास्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बितास्ता युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज या फिर पुरुषपुर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुफा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। उस साम्राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। कौशल, मगध, चंदा या फिर अंबती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया है। बढ़ते हैं आगे। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। गंधार, बज्जी, कौशल या फिर अवंती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बज्जी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र थे, जिसमें से 8 बज्जी संघ के अंतर्गत थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा
तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर वासुदेव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मगध 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभर कर सामने आया, जिसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरी थी। मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? सातवाहन, शुंग, नंद या फिर कन्नब? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। पतंजलि इसके समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।